और अब बात करते हैं उस युद्ध की जो महीनों से चल रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसी युद्ध को लेकर तमाम दुनिया के बड़े देश जो है दो फाड़ हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की। पुतिन ने यूक्रेन पर दागी है कई मिसाइलें। नेटो देश पोलैंड में भी 2 मिसाइलें गिरी और उसके बाद टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका ने रूस को फिर से दी है चेतावनी। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। पोलैंड विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। अब आप समझिए कि पोलैंड जो है नेटो का सदस्य है, इसीलिए जो है ये टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि तमाम नेटो देश जो है वो पोलैंड के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने भी चेतावनी दे डाली है एक बार फिर से रूस को कि अगर इस हमले के पीछे रूस हुआ, जो पोलैंड में गिरी है मिसाइलें, तो अच्छा नहीं होगा। ये नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पावर सिस्टम पर हमले के बाद यूक्रेन पर बड़ा संकट आ गया है। 70 लाख से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई जो है वो ठप हो चुकी है। यूक्रेन में कुल करीब 1.5 करोड़ घर है, उनकी बिजली सप्लाई जो है वो बाधित हुई है। पावर सिस्टम पर हमला किया गया है। जिस तरीके से बता रहे हैं कि रूस ने 100 मिसाइलें लगातार जो है यूक्रेन पर दागी हैं। इसके बाद जो है बिजली की सप्लाई पर काफी असर पड़ा है। कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रूस ने 100 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी, उनमें से 2 मिसाइलें पोलैंड पर गिरी हैं। अब पोलैंड जो है नेटो का सदस्य है, टेंशन बढ़ती दिख रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ट्रैजेक्टरी मिसाइल की देखते हुए ये मिसाइल रूस की तरफ से फायर नहीं हुई है। इस युद्ध में शुरू से ही कुछ ऐसे तत्व दोनों तरफ के बीच में एक्टिव हैं जो इस युद्ध को और भी ज्यादा भीषण बनाना चाहते हैं और इस युद्ध को और भी भड़काना चाहते हैं। ये आतंकवादी तत्व हैं जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रहे थे, वही तत्व यहां पर भी पहुंच चुके हैं। और ये जो मिसाइल है ये शरारतपूर्ण तरीके से दागी गई है, जिससे कि नेटो देश उत्तेजित हो और इस युद्ध में कूदे। तो इसलिए सबसे पहले वो सब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि मिसाइल का सोर्स क्या है। जी, अरविंद आपके पास आना चाहूंगी एक सेकंड। अरविंद जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से यहाँ पर कर्नल शिवदान सिंह कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है ये हमला किया गया है और ये उकसावे की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। आप कैसे देखते हैं इसे कि क्या पहलू हो सकता है, रूस की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, या वाकई ये जो मिसाइल है, हालांकि अगर मिसाइल्स की बात करें तो गाइडेड मिसाइल हो सकती है, वो गलती से इधर उधर तो नहीं गिर सकती है। तो क्या माना जाए, रूस कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है तमाम नेटो देशों को और अमेरिका को? बिल्कुल, रूस ने यह साफ चेतावनी दे दी है कि दरअसल अगर आपने यूक्रेन का किसी भी प्रकार से साथ दिया तो रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और रूस यह क्षमता रखता है कि वह नेटो देशों से भी लड़ने के लिए तैयार है और उसमें वैसी क्षमता भी है। तो कर्नल साहब की बात से आंशिक रूप से सहमत नहीं हुआ जा सकता है, किंतु रूस इसे स्वीकार नहीं करेगा। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत का अपना जो स्टैंड है वो एकदम साफ है। भारत ये कहता है कि यूक्रेन पर रूस का हमला है वो जायज नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के लोग दरअसल नहीं चाहते हैं कि वह रूस के साथ रहे। ऐसे में रूस का कोई हक नहीं बनता है। फिर मोदी साहब ने एससीओ मीटिंग में भी यह साफ साफ कहा था कि देखिए, यह जो समय है वह व्यापार और अर्थव्यवस्था की उन्नति का समय है। यह किसी पर हमला करना अथवा युद्ध करने का दौर नहीं है। और इसमें भारत ने भी, जब चीन ने ऐसे उकसावे की कार्रवाई की तो बहुत ही संयम का परिचय दिया है। तो यह मूलतः एक तरह से स्ट्रेटजी का हिस्सा है। यहाँ कोई देश ये स्वीकार नहीं करेगा, खासकर रूस ये स्वीकार नहीं करेगा कि यह उसने हमला किया है। पर साथ में उसने यह स्पष्ट संकेत भी दे दिया है सारे नेटो देशों को कि अगर आपने यूक्रेन की सहायता की, क्योंकि वो लगातार उसकी सहायता कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, तो उनको एक तरह से यह चेतावनी है कि यह युद्ध नेटो देशों तक भी बढ़ सकता है। और पश्चिमी देशों के बयानों से भी यह साफ लग रहा है कि अगर किसी भी नेटो देश पर रूस ने हमला किया तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, अब देखना ये होगा कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं नेटो देश। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि रूस ने कीव पर किए हैं ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन में कई जगह पर ब्लैकआउट की घोषणा कर दी गई है। जेलेंस्की ने खुद बताया कि रूस ने 85 मिसाइल दागे हैं, 85 मिसाइल हमले किए हैं। मिसाइल ने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, ये बड़ा आरोप जेलेंस्की का आया है सामने।
और तस्वीरें भी हैं कि जिस तरीके से मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूस कहीं ना कहीं इस वॉर को अभी भी खत्म करने के मूड में नहीं है और जेलेंस्की कहीं ना कहीं हार मानने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। तो किस तरीके से दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। कर्नल साहब, वापस आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अगर यूक्रेन की बात करते हैं, यूक्रेन को फंडिंग मिल रही है, हथियार मिल रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये जेलेंस्की को अब भी समझ नहीं आ रहा। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, शुरू से ही रूस का इरादा यूक्रेन पर कब्जा करने का नहीं रहा है। जी जी, वो केवल रूस जो है यूक्रेन को सबक सिखाना चाहता था कि आप नेटो देशों की सदस्यता ग्रहण ना करें जी, और नेटो देशों की सेनाओं को हमारी सीमाओं तक न लाएं। इसलिए खेरसन पे भी हमला कब्जा करने के बाद भी रूस ने वहां से अपनी सेनाएं विड्रॉ की हैं। ये सेनाएं रूस जैसा शक्तिशाली देश किसी के डर से विड्रॉ नहीं की है। वो केवल यूक्रेन को दिखाना चाहता था कि वो रूस हर चीज को करने के सक्षम है। और इसको हमारी आर्मी के लैंग्वेज में खेरसन से जो विड्रॉल हुआ है रूस की सेनाओं का, उसे टैक्टिकल विड्रॉल के नाम से जाना था। मतलब जानी पूछी टेक्निक के हिसाब से इसको विड्रॉ किया गया था जी। और अब रूस जो है ब्रॉडर लेवल पर, बड़े लेवल पर यूक्रेन पर हमला कर रहा है, जैसा कि इन मिसाइल हमले से दिखाया गया है। और रूस जो है अब यूक्रेन के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके वहां की जनता को यह बताना चाहता है कि आप अपने राष्ट्रपति पर दबाव डालिए, जिससे वो नेगोशिएटिंग टेबल पर अनकंडीशनली आए और रूस की बात को माने। तो ये सब एक सोची समझी तकनीक है और रूस नहीं चाहता कि वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो और अमेरिका उसके इस क्षेत्र में इंटरफियर करें। जी, अरविंद जी, आपसे आना चाहूंगी, आपको लगता है कि जो नई स्ट्रैटेजी अपनाई गई है कि पोलैंड पर भी 2 मिसाइलें जो है दागी गई हैं, जिसका रूस का कहना है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माना जाए कि थोड़ा रूस ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है कि कहीं ना कहीं अगर नेटो देशों पर हमला रूस करता है तो इसका प्रेशर यूक्रेन पर जरूर आएगा। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। दूसरी बात, कर्नल साहब की जो बाद में उन्होंने बात कही है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि वह यूक्रेन के लोगों को भी यह संदेश देना चाहता है कि देखिए, आप अपने राष्ट्रपति को समझाइए और आप खुद भी समझ जाइए, नहीं तो आपको अभी बहुत लंबी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि कर्नल साहब की पहली बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है कि रूस अधिकार नहीं करना चाहता था। कारण अगर ऐसा होता तो क्रीमिया पे उसने क्यों अधिकार किया होता। दूसरा यह है कि रूस ने जिन प्रदेशों पर अधिकार किया है और उसने अपनी पहुंच काला सागर तक बना ली है, तो वह मूलतः यह व्यापार के दृष्टिकोण से वह उस पर अधिकार करना चाहता है। तो यह सही चलिए एक बात बार है। फिर से रुक करते हैं G20 का, जहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज कई अहम बैठक होने वाली हैं। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व जिस मजबूती के साथ करते हैं, ये तस्वीर आज से पहले कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं दिखाई दी थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत की धमक G20 में दिखाई दे रही है। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा और कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा और भारत के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है G20 देशों ने एक तरीके से रखी है। क्यों? क्योंकि भारत के ऊपर एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास जताया है तमाम देशों ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं है, ये भारत के गर्व की तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं। ये भारत के आत्मविश्वास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रतिनिधित्व की, भारत की मजबूत पकड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता रहे किस तरीके से जो है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में अब भारत का रुतबा है वो पूरी दुनिया देख रही है और भारत को नजरअंदाज करना तो दूर है, भारत की बात सुनना जो है अब हर एक देश की जरूरत बन चुकी है। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर G20 की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो है कर्नल साहब मौजूद है। कर्नल शिवदान जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम भारत की तस्वीर की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सिर्फ एक चेहरा नहीं है, एक भारत के प्रतिनिधि नहीं है, वो भारत की मजबूत ताकत का एक जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज भारत अपनी मजबूती के साथ खड़ा है। भारत को इग्नोर करना तो दूर की बात है, अब हर एक देश की जरूरत बन चुकी है कि भारत की बात को सुने, समझे और माने। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इससे पहले भी
एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जी उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को विशेष स्थान मिला था जी और उसमें उसके अंदर चीन के राष्ट्रपति मौजूद थे। उन्हें इस बात से काफी सबक मिला कि भारत की स्थिति वो पुरानी वाली स्थिति नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा गलवान के बाद से चीन भारत के प्रति काफी केयरफुल है। जी अभी कोई सीमा पर ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है जिससे भारत को किसी प्रकार की डेंजर पैदा हो और कुछ ऐसा हो। इससे एक स्ट्रॉन्ग सबक गया है चीन को कि भारत जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी है और खासकर कोरोना के टाइम में भारत ने जो विश्व कल्याण कार्य किया है उसका भी काफी प्रभाव पूरे देशों पर पड़ा है। जी और इस वक्त जी जाहिर सी बात है कि भारत ने जो प्रतिनिधित्व किया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में मिसाल है और जो देश भारत के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचते हैं, भारत पर हमला करने की फिराक में रहते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि भारत जो है वो अब प्रतिनिधित्व कर रहा है बड़े बड़े देशों का, तो भारत से पंगा लेना खतरे की बात होगी। और इसी के साथ कन्नर साहब आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।